यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा था, जहां पर मैंने आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला टॉपिक मेमोरी हायरार्की समझाया था। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया था कि बहुत सारी मेमोरीज अवेलेबल है मशीन के पास, लेकिन प्रोसेसर जिससे सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करता है वो होता है मेन मेमोरी। तो आज हमें मेन मेमोरी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हमारे दो टॉपिक्स कवर होते हैं चेकलिस्ट के, जिसमें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज और रॉम मेमोरीज। आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने टाइप्स ऑफ मेमोरीज पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको 5 तरह की मेमोरीज अवेलेबल होने की बात बताई थी। जिसमें सबसे ऊपर रजिस्टर है, दूसरा कैश मेमोरी है, तीसरा मेन मेमोरी है, चौथा ऑक्सिलरी मेमोरी है और पांचवा वर्चुअल मेमोरी है। तो रजिस्टर तो प्रोसेसर के अंदर है और मैंने आपको बताया उसका पर्पस क्या है। कैशे प्रोसेसर के बाहर है लेकिन मेन मेमोरी के बीच में है। लेकिन कैश मेमोरी को समझने के लिए भी मेन मेमोरी समझना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम सबसे पहला टॉपिक मेन मेमोरी ही पढ़ते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम मेन क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बोला, द रीजन इट इज कॉल्ड एज मेन इज बिकॉज दिस इज द ओनली मेमोरी विच इज इन कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन विद द सीपीयू। सीपीयू को डेटा चाहिए, सीपीयू को डेटा नहीं मिल रहा है, रजिस्टर से नहीं मिल रहा है, कैशे से, तो इट इंटरैक्ट्स विद मेन मेमोरी। देखिए, सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट है, तो मैंने सिर्फ एक बड़ी मेमोरी को अवेलेबल कराया है जो सीपीयू से बात कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई दिस मेमोरी इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी। पॉइंट नंबर 2, इज दिस अ हार्डवेयर? यस, इट इज अ हार्डवेयर। तो मेन मेमोरी को हम जनरली 2 टाइप्स की मेन मेमोरी होती है। एक को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और दूसरे को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी रोम। ये 2 तरह की मेन मेमोरीज अवेलेबल होती हैं। तो आप पूछ सकते हो कि ये 2 तरह की अवेलेबल क्यों है, उसके पीछे रीजन है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की, जिसको हम कहते हैं रैम। अगर मैं रैम की बात करती हूं तो रैम में भी 2 प्रकार के रैम होते हैं। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। एस का मतलब यहाँ पर स्टैटिक रैम से है, डी का मतलब यहाँ पर डायनामिक रैम से है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एस रैम जो है, इट इज नथिंग बट द कैश मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी का एक छोटा हिस्सा हमने उठाया और उसको बना दिया कैश मेमोरी। एस रैम बहुत फास्ट होता है लेकिन छोटा होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपना साइज हम चेंज कर सके। मैं कैश मेमोरी की बात कर रही हूं। कैश मेमोरी इज नथिंग बट स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको रखा ही इसलिए है ताकि इसकी स्पीड बढ़े, किसकी? प्रोसेसर की, डेटा रिट्रीव करने की। तो अभी आप ये समझिए कि रैम 2 प्रकार के हैं, एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस रैम को हम कैश मेमोरी ही कह रहे हैं। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट जब आएगा तब मैं आपको ज्यादा उसके बारे में समझाऊंगी। अभी आप समझिए कि जब मैं रैम की बात कर रही हूं, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट डी रैम। डी का मतलब है डायनामिक रैम। तो आप जब मदरबोर्ड के ऊपर जो कार्ड्स देखते हैं वो डी रैम के कार्ड्स होते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेन मेमोरी का एक हिस्सा डी रैम ने ले लिया है और दूसरा हिस्सा रीड ओनली मेमोरी ने ले लिया है, जो कि है रोम। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम मेन मेमोरी के 2 टाइप के हिस्से क्यों हैं? उसके पीछे एक बहुत वैलिड रीजनिंग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वेरी वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने सिस्टम को ऑन करा, ठीक है, सिस्टम को ऑन करने के बाद आपने अपना कुछ काम करा, उसके बाद आपने प्रोग्राम को सेव करा और आपने मशीन ऑफ करा। मान लीजिए आपने अगर सेव करा हो और आपने मशीन ऑफ करा, तो पूरा का पूरा डाटा कहां जाएगा? यहां पर नहीं स्टोर हो सकता डी रैम में। क्यों? है तो ये मेमोरी, है तो ये मेन मेमोरी ही,
लेकिन ये तब तक एक्टिव रहता है, मतलब तब तक ऑन रहता है जब तक मशीन ऑन रहे। जैसे ही मशीन ऑफ हो गया तो मतलब ये डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब जो भी डेटा इसमें होता है अगर आपने उसको सेव नहीं करा तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी। तो फिर आप सेव अगर कर देते हो तो फिर कौन सी मेमोरी में मेरा डाटा जा रहा है? आपका डाटा जा रहा है ऑक्सिलरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि है आपका हार्ड डिस्क। जब आप मशीन ऑन करते हो तो हार्ड डिस्क से आपका डाटा वापस लोड हो रहा है डी रैम में। पर ये होना जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि ये एक लौता मेन मेमोरी है जो प्रोसेसर से बात करेगा, प्रोसेसर को डाटा देगा। तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी से डेटा को आना चाहिए मेन मेमोरी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। इट इज कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी। यहां पर डाटा आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। देखो मेमोरी के दो ही ऑपरेशंस होते हैं, या तो आप डाटा को पढ़ सकते हो या तो मेमोरी पे डाटा लिख सकते हो। तो डी रैम मेमोरी में रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस होते हैं। तो अब अगर ये एक पॉइंट है मेन मेमोरी का, तो रोम किस लिए है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब इस पे आप जो चीज लिख देते हो इस मेमोरी में वो परमानेंटली रहता है। तो हम इस सेक्शन ऑफ मेमोरी को किस लिए यूज करते हैं? देखिए, जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करती हूं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो मैं मशीन से काम करवाना चाहती हूं, दैट इज कॉल्ड एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन के लिए बनाया होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही प्रोग्राम्स है ना, दोनों को ही स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उसको स्टोर करने के लिए हमने डी रैम का स्लॉट दिया हुआ है, और जो आपके सिस्टम प्रोग्राम्स है उसको स्टोर करने के लिए हमने रोम का स्लॉट दिया हुआ है। इसीलिए मेन मेमोरी के दो टाइप्स अवेलेबल हैं, एक को हम कहते हैं रैम और दूसरे को कहते हैं रोम। लेकिन रोम में आप कोई भी चीज बार बार अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए रोम में जनरली क्या स्टोर होता है? बायोस। बायोस क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है। जैसे ही मशीन ऑन करते हैं आपका एक बूटिंग शुरू हो जाता है, मतलब एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जहां पर आपके सारे हार्डवेयर पेरिफेरल्स देखे जाते हैं कि ठीक है या नहीं, सारी डिस्क फाइल्स देखी जाती है कि ठीक है या नहीं। दैट इज कॉल्ड एज बूटिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है हर बार चलता है मशीन का। ऐसा नहीं है कि मैंने अब ऑफ कर दिया तो वो प्रोग्राम उड़ गया और अगली बार ऑन करूंगी तो फिर लोड हो जाएगा, नहीं। I cannot keep loading that system program again and again. So where can I store it? I can store it in ROM. आपका जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब मैं मशीन ऑन करती हूँ मैं बार बार ओएस लोड थोड़ी करती हूँ, मैं विंडोज लोड थोड़ी करती हूँ, वो रिसाइड हार्ड डिस्क में करता है। लेकिन जब मशीन ऑन होती है तो वो हार्ड डिस्क से उठकर ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर आके सेव होता है? रोम में, क्योंकि उसको हम मेन मेमोरी का हिस्सा कहते हैं। वो डी रैम में क्यों नहीं आता? नहीं आ सकता, क्योंकि इस वाले हिस्से को मैंने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए रिजर्व रखा है, ये सिस्टम प्रोग्राम के लिए रिजर्व्ड है। तो रोम का अपना पर्पस है, रैम का अपना पर्पस है। रैम के भी जैसे मैंने बोला दो प्रकार आते हैं, एक को हम एस रैम कहते हैं, एक को हम डी रैम कहते हैं। एस रैम छोटा होता है डी रैम से, तो एस रैम को हम कैश मेमोरी बोलते हैं, जो कि अलग होता है मेन मेमोरी से, छोटा होता है लेकिन फास्ट होता है। डी रैम एस रैम से बड़ा होता है लेकिन वॉलेटाइल होता है ये भी, मतलब अगर आपने डाटा सेव नहीं करा तो डी रैम के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप सेव करते हो तो डी रैम से सारा डेटा उठकर ऑक्सिलरी मेमोरी में चला जाता है, वरना उसको कोई डायरेक्शंस नहीं मिलते कि मेरे पास डेटा को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप मेन मेमोरी को यूं समझिए, इट इज लाइक अ स्विच। द मोमेंट माई सिस्टम इज टर्न्ड ऑन, main memory is turned on. The moment my system is turned off, my main memory is turned off. तो ये कॉन्सेप्ट है मेन मेमोरी का। और अगर मैं रोम की बात करती हूँ, इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, इसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं, प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के रोम भी होते हैं। लेकिन रोम का पर्पस सिस्टम प्रोग्राम्स के लिए है। रोम के अंदर मैं अपने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम सेव नहीं कर सकती,
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन मेमोरी। तो आइए अब देखते हैं, अगर मैं रैम और रोम दोनों को जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया है आपको, क्या दोनों हार्डवेयर है? बिल्कुल, बोथ आर हार्डवेयर एंड बोथ आर डिजाइंड। तो अगर ये डिजाइंड है तो देखते हैं कि एक रैम चिप कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और एक रोम चिप कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर एक रैम चिप ड्रॉ करा है। ये उसके पिंस है। पिंस का मतलब चिप है, इट्स एन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कुछ इनपुट लेगा तो कुछ आउटपुट बाहर देगा। तो जाहिर सी बात है रैम है तो इसीलिए रीड और राइट दोनों होंगे यहाँ पर। उसके अलावा मेरे पास चिप सेलेक्ट लाइंस होते हैं। चिप सेलेक्ट का मतलब, देखिए अगर आपके मशीन के पास 512 MB का रैम है तो एक चिप में सारा डाटा नहीं आ सकता। मान लीजिए आपके पास 512 MB रैम के 2 चिप्स हैं, तो दूसरा चिप यहां पर होगा आपका। ये 512 MB का पहला रैम चिप है, ये 512 MB का दूसरा रैम चिप है। तो इसको हम चिप सेलेक्ट 1 कहते हैं, इस वाले चिप को चिप सेलेक्ट 2 कहते हैं। तो एक मेन मेमोरी में कितने भी सेक्शंस हो सकते हैं रैम के, मतलब 2 सेक्शंस हो सकते हैं, 3 सेक्शंस हो सकते हैं, 4 सेक्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चिप सेलेक्ट की लाइन होती है, चिप सेलेक्ट 1, चिप सेलेक्ट 2, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी रैम चिप्स यू हैव इन योर मशीन। तो बेसिकली यहाँ रैम से डेटा क्या होता है, बाहर आता है बस पे, या फिर आप बस से रैम के अंदर डेटा को लोड करते हो। तो ये होता है आपका रैम चिप। ये काम कैसे करता है? सिंपल लॉजिक ये कहता है कि जब तक चिप को 10 बिट इनपुट नहीं मिलता, मैं ना रीड करूंगी ना मैं राइट करूंगी। तो कहने का मतलब द रैम चिप वर्क्स व्हेन द इनपुट बिट्स आर 1 and 0। टेबल में आप देख सकते हो रेस्ट ऑफ द केसेस में रीड राइट कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका कॉम्बिनेशन 1-0 हो रहा है तो कभी चिप इस वाले चिप पे रीड हो रही है, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में इस वाले चिप पे राइट हो रही है। डिपेंड करता है कौन सा चिप है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद व्हाट इज CS1 एंड CS2 बात है चिप सेलेक्ट्स। See, not necessary ना. In my main memory, I have only one DRAM chip. I can have many DRAM chip. If you see a DRAM card, आप देखना, आप गूगल पे भी सर्च कीजिए DRAM का कार्ड में, आप देखेंगे 4 छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। वो 4 छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है? 4 रैम चिप्स हैं। तो जाहिर सी बात है CS1, CS2, CS3, CS4 है। तो कोई भी चिप एक्टिव हो सकती है ना, जहां पर मैं रीड कर सकती हूँ और जहां पे मैं राइट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको CS1 और CS2 बार दिया है। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल डेटा बस होगा रीडिंग और राइटिंग के लिए, और रीड और राइट आप कर सकते हो रैम चिप से। वैसे ही आपका रोम चिप भी आता है। रोम से हमेशा आप यूनिडायरेक्शनल होता है वो, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बोला सिस्टम प्रोग्राम सेव होते हैं रोम में, जैसे कि आपका बायोस, जैसे कि आपका OS। तो सिंपल सी बात है, मैं OS को रीड करूंगी ना, मैं OS को अपडेट थोड़ी कर सकती हूँ। आई डोंट हैव द प्रिविलेज टू एडिट विंडोज ISO फाइल्स। आप कर सकते हो? नहीं। क्या मैं उबंटू के कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका रीड ओनली मेमोरी है। यू कैन ओनली रीड इट, यू कैन नॉट अपडेट इट, यू कैन नॉट एडिट इट। इसीलिए हमने ये हिस्सा सिस्टम प्रोग्राम्स को दिया हुआ है। तो रोम का चिप कैसे होता है? जैसा कि मैंने बोला, रोम में भी जरूरी नहीं कि सिर्फ एक चिप हो, एक से ज्यादा चिप्स हो सकते हैं। तो आपका चिप सेलेक्ट लाइन होगा CS1, CS2 बार। जाहिर सी बात है, यू कैन ओनली रीड, यू कांट राइट। सो आई हैव ओनली रीड पिन एंड आई हैव अ यूनिडायरेक्शनल डेटा बस। रीडिंग का मतलब क्या है? जब आप रीड कर रहे हो तो डेटा को आप बस पे डालोगे ना, तो दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल डेटा बस दैट यू हैव। Whereas in RAM you have a bidirectional data bus. You can read also, you can write also. तो ये है आपके RAM और ROM chips. So these are very important because they become a part of your main memory. देखिए आपके पास एक CPU है। All of you please look on to the board जहां पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करा है, ये आपको बेहतरी से समझाने के लिए। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, मैंने आपको मेमोरी हायरार्की बताई थी। तो मैं आपको बता दूं, रजिस्टर होते हैं CPU के अंदर, देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको SRAM, ये प्रोसेसर से बाहर होता है। उसके बाद आपको मिलेगा मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी में आपको मिलेंगे 2 हिस्से, जहां पर एक हिस्से में आपका DRAM आ गया
और एक हिस्से में आपका रोम आ गया, आपका रजिस्टर आ गया, आपका कैश मेमोरी आ गया जिसको हम एसरैम कह रहे हैं, आपका डी रैम आ गया, आपका रोम आ गया जिसको हम मेन मेमोरी कह रहे हैं। इसके बाद इसके आगे क्या मिलेगा मुझे, फिर से लास्ट में मिलेगा हार्ड डिस्क HDD जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम नथिंग बट दिस इज एन ऑक्सिलरी मेमोरी। ये पूरा सेटअप है आपके मेमोरी का, ऐसी चलती है चीजें। तो जितना नजदीक उसको डेटा मिलता चला जाएगा प्रोसेसर को, उतना फास्ट आपका CPU होता है। इसीलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि डेटा को रजिस्टर से ही लिया जाए, रजिस्टर में ना मिले कैश से लो, कैश से ना मिले डी रैम से लो। बस अगर आप यहां तक आ गए तो मतलब आपका प्रोसेस स्लो हो गया। सो एवरीथिंग इज अ हार्डवेयर, रजिस्टर इज डिजाइन, SRAM इज डिजाइन, डी रैम का तो मैंने आपको बताया ही है, दीज आर ऑल डी रैम चिप्स और रोम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेमोरी। जब भी हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो मेन मेमोरी सबसे ऊपर होता है। अगर आपने देखा होगा, मैंने SPO ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाया था, GRO में मेमोरी की बात करती थी हमेशा। वो कौन सी मेमोरी होती थी? वो हमेशा मेन मेमोरी ही होती है। वी नेवर टॉक अबाउट कैश, वी नेवर टॉक अबाउट ऑक्सिलरी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेन मेमोरी। आशा करती हूँ कि आपको मेन मेमोरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेमीकंडक्टर, रैम एंड रोम मेमोरी समझ में आए होंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगी। तो प्लीज लिसन टू द वीडियोस केयरफुली। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल कंपेयर टू प्रोसेसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी है समझना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।